जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे चैनल SR एजुकेशन पर। जैसा कि हम इसके पहले उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और आज जैसा कि उत्तर प्रदेश के जिले का कौन सा जिला कहाँ है, किस जिले का क्या मुख्यालय है, और इसी के साथ हमने यह भी देखा था कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं और किन मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले रखे गए हैं और NCR में कितने उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हुए हैं और कितने प्रस्तावित हुए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास क्या रहा था। तो यहाँ हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक उत्खनन से पाषाण कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है। यानी पुरातात्विक उत्खनन, पुरातत्ववेत्ताओं ने उत्खनन किया, खुदाई करवाई तो पाषाण इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश से पाषाण इतिहास माने पत्थरों वाला काल, पत्थरों का काल जो 20 लाख ईसा पूर्व मिलता है। पत्थरों वाला काल 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 तक चला था। तो उस काल के बारे में पढ़ेंगे। उस काल में उत्तर प्रदेश का क्या रोल था, यानी प्राचीन इतिहास उत्तर प्रदेश का कैसा रहा, उत्तर प्रदेश में क्या घटनाएं कहाँ घटित हुई थी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस राज्य में पाषाणकालीन मानव गतिविधियों के अधिकांशतः साक्ष्य जो मिले हैं तो वो मिले हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग से, यानी कि मध्य प्रदेश का जो विंध्य पर्वत है, विंध्य पर्वत के ऊपर उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, उत्तर प्रदेश में नीचे वाला भाग, वहां से उपकरणों के बनावट के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को निम्नानुसार, यहाँ कहा गया है प्रागैतिहासिक काल को निम्नानुसार बांटा जा सकता है। तो देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल को कितने कालखंडों में बांटा गया था। तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया था, जिनमें से था एक आपका, ये रहा आपका इतिहास, इसको 3 भागों में बांटिए। एक था पाषाण काल, अब इसके अंतर्गत प्राक ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, नहीं सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब प्राक ऐतिहासिक काल में, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल के निम्नानुसार बांटा जा सकता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल के निम्नानुसार कितने प्रकार से बांटा गया है, तो प्राक ऐतिहासिक काल को देख लेते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल, तो इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल, चौथा है ताम्र पाषाण काल। तो इस तरह से हमको हम अभी पूरा पाषाण काल में पढ़ रहे हैं कि पूरा पाषाण काल में यूपी की स्थिति क्या थी। तो देख लेते हैं पूरा पाषाण काल में यूपी की स्थिति क्या थी। तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, बेलन नदी घाटी, बेलन एक नदी है, उसकी घाटी में सोनभद्र, सिंगरौली घाटी व चंदौकी के चकिया से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी के चौपानी मांडू और लोहदा नाला नामक स्थान से पूरा पाषाण काल से संबंधित जानकारियां प्राप्त हुई हैं। चौपानी मांडू से तो पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक जगह चौपानी मांडू है, चौपानी मांडू में पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक, जैसा कि हम पहले पढ़ा है, पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद आएगा मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल की जानकारी
का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चौपानी मांडो से, जो यूपी में है। तो चौपानी मांडो से पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि बेलन नदी घाटी के बेलन नदी घाटी में स्थित है चौपानी मांडो। आगे देख लेते हैं चौपानी मांडो से चर्ट नामक पत्थर से बने उपकरण। एक पत्थर है जिसका नाम चर्ट है, चर्ट नामक पत्थर से बने पाषाण उपकरण के अलावा, अब पाषाण उपकरण तो मिला ही है, मतलब पत्थरों के औजार तो मिले ही हैं, उसके अलावा और क्या मिला है? तो इसके अलावा भेड़ बकरियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। जबकि भेड़ बकरी स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था, वहां के जो स्थानीय लोग रहते थे उनके पास भेड़ बकरी नहीं था, वो कहीं दूर क्षेत्रों से लाते थे, दूर यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से लाया करते थे। यहाँ झोपड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। अब आगे लोहंदा नाला से भी लघु पाषाण काल, लोहंदा नाला से लघु यानी छोटे छोटे उपकरण मिले हैं, पत्थरों के उपकरण छोटे छोटे मिले हैं, प्राप्त हुए। साथ ही यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, अस्थियों से निर्मित हड्डियों से बनाई गई मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। चंदौली के चकिया नामक स्थान से भी पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चंदौली है, जैसा कि हम मैप में आपको पढ़ा चुके थे चंदौली, तो चंदौली में एक जगह चकिया है, तो चंदौली के चकिया नामक स्थान से भी पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का मध्य पाषाण कालीन इतिहास क्या रहा। तो इस काल में उत्तर प्रदेश में मानव गतिविधियों का प्रसार हुआ। इस काल में उत्तर प्रदेश में मानव गतिविधियों का प्रसार हुआ। इस काल में विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत इलाहाबाद जिले की मेजा, करछना व 12 तहसील, यानी इलाहाबाद जिला है, इलाहाबाद जिले के अंतर्गत मेजा, करछना 12 तहसीलें आती थी। साथ ही साथ मिर्जापुर व बुंदेलखंड के क्षेत्रों से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर के बारे में भी हम लोग पढ़े थे, बुंदेलखंड के बारे में भी पढ़े थे। तो मिर्जापुर और बुंदेलखंड के क्षेत्र से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ दिया है, हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहासकार, यानी बहुत पुराने इतिहासकार, इतिहास विभाग की ओर से मिर्जापुर जिले में स्थित, अब देखिए मिर्जापुर प्राचीन इतिहास का विभाग था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो पहुंचा कहाँ? मिर्जापुर जिले में। मिर्जापुर जिले में स्थित एक पहाड़ था, मोरहाना पहाड़। मिर्जापुर में एक पहाड़ था जिसका नाम था मोरहाना पहाड़। दूसरा है बगही खोर, पहला मोरहाना पहाड़ और दूसरा बगही खोर, तीसरा लेखहिया का उत्खनन हुआ है। इससे उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण कालीन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसमें लेखहिया एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस स्थान से 17 नरकंकाल, कहाँ से? तो लेखहिया से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश के सिर्फ पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा यानी अगर ऐसे हम कर देते हैं तो ये उत्तर हो गया, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ कहा गया है प्रतापगढ़, हाँ, अधिकांश सिर पश्चिम की दिशा में, यानी अधिकांश सिर ये लोग ऐसे लिटाए जाते थे, ऐसे लिटाए जाते थे, पैर पूर्व की तरह और सर पश्चिम की तरह। इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में स्थित चौपानी मांडो से भी
मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ इसके कहने का मतलब है इलाहाबाद जिला, इलाहाबाद जो जिला है, जिले का तहसील क्या है, मेजा। मेजा में ही स्थित चौपानी मांडो है, जहां से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और देखिए आधुनिक प्रतापगढ़, आधुनिक प्रतापगढ़ यानी कि वर्तमान का प्रतापगढ़। आधुनिक प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनाहर, महदहा, दमदमा महत्वपूर्ण मध्यकालिक स्थलों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इन स्थलों को उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष जी.आर. शर्मा तथा इनके सहयोगी R.K. वर्मा एवं B.D. मिश्र के द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट है सरायनाहर। राय से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सावधान एक गर्त चूल्हे का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गर्त माने गड्ढे वाला चूल्हा, गड्ढे में बनाया जाता था चूल्हा, गड्ढा खोदकर प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों से तात्कालिक मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है। समाधिस्थ शवों का सिर पश्चिम तथा पूर्व की ओर है। गर्त चूल्हे के पास पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं। तो ये लोग पशुओं के साथ कुछ किए होंगे, उनकी अधजली हड्डियां मिल गई, या फिर जंगलों में आग लगा होगा, तभी तो उनकी हड्डी मिलेगी, सींग मिलेगा। समाधान से तात्कालिक मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ता है, यानी शवों का समाधान यानी दफनाया करते थे। मृतक संस्कार विधि पर प्रकाश पड़ा है, मतलब मृतकों के लिए भी संस्कार है आपके मन में। समाधिस्थ शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर था। गर्त चूल्हों के पास पशुओं को अधजली हड्डियां मिली हैं। महदहा एवं दमदमा से भी वह बृहद संख्या में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण एवं आभूषण भी पड़े हैं। पैमाने पर प्राप्त की जाए, पैमाने पर अगर प्राप्त की जाए तो कुछ स्रोतों में सरायनाहर, महदहा एवं दमदमा तीनों स्थलों से हड्डी एवं सींग निर्मित आभूषण प्राप्ति का उल्लेख है।